तो आपने फिक्शन के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? फिर एक या दो किए थे बस, एग्जाम आने वाले थे इसकी, मतलब 3 तो पढ़ाई कर रहा था। ओके ओके। चलिए तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर सकते हैं आज फिर? जी सर। ओके। चलिए तो सर्कुलर मोशन जैसे वर्ड ही बता रहा है कि पार्टिकुलर मोशन क्या होगा अलोंग अ सर्कल। इफ द पाथ इज सर्कुलर देन द मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं, उन्हें हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये वो सर्कल है जिस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये हो गया सेंटर, और ये लाइन हम बोल देते हैं रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, राइट। तो ये पॉइंट चलिए कहीं पी ले लेते हैं। अगर ये पार्टिकल P1 पे आ जाता है और ये एंगल थीटा है, दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। ओके, थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। तो आपको याद होगा जैसे नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम जब होता है एक्स वाई जेड, तो वी गिव द पोजीशन वेक्टर एंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स द वेलोसिटी, है ना, लीनियर वेलोसिटी हम बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। अब ये पोजीशन देंगे हम एंगल से, तो ये रहना तो इसी सर्कल पे है पार्टिकल ने, बट रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में वो कहाँ है, दिस कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग दिस एंगल थीटा। तो दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगुलर पोजीशन। तो सर्कल का रेडियस मान लीजिए आर है, सर्कल का रेडियस अगर आर है, तो यहाँ देखें कि अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन की बात करें, जैसे वहां था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, इन द सेम वे हियर d थीटा बाय dt विल गिव अस एंगुलर वेलोसिटी। तो एक एक करके हम लोग इसके काइनेमेटिक्स में जाएंगे, कुछ टर्म्स की बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, सिंबल इज ओमेगा एंड द नेम इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इज डिफाइंड एज d थीटा बाय dt। अब जैसे एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन, तो फिर d थीटा बाय dt यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, एसआई यूनिट, तो रेडियन पर सेकेंड। अब एनालॉग क्वांटिटी की बात करें, वहां dv बाय dt क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या था, वो था एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। इन द सेम वे हियर d ओमेगा बाय dt विल गिव अस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, और इसका सिंबल होता है अल्फा। ठीक है, तो यहां पर भी ले सकते हैं, बल्कि मुझे यहां लिख देना चाहिए, इट इज अल्फा। तो d omega by dt, the symbol is alpha, and it is the rate of change of angular velocity with respect to time. तो इसके यूनिट की बात करें, यहाँ लिख भी लेते हैं चलिए, एंगल इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर डेल्टा ओमेगा है, नीचे टाइम है, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर वेक्टर्स, और ये स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स हैं, इन्हें बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर्स। ओके, सर WRT क्या है? डब्ल्यू जो आपने ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा विद रिस्पेक्ट, ठीक है। विद, हाँ, डब्ल्यू आर टी मींस विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसे नोट कर लो। कर तो लिया सर। बोथ ओमेगा एंड अल्फा आर एक्सियल वेक्टर्स, यानी इनका जो डायरेक्शन होता है ना अलोंग द एक्सिस होता है, और ये एक्सिस क्या होती है, जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।
आपने जस्ट अभी ज्वाइन किया बेटा? यस सर। चलिए तो थोड़ा सा मैं ये रिकैप दे देता हूँ आपको। तो टॉपिक जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक पार्टिकल अगर सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है तो उसका मोशन क्या रहेगा? सर्कुलर मोशन। ओके, तो हमने एक सर्कल बना लिया, एक रेफरेंस लाइन ले ली, और ओपी से ओपी वन जो भी एंगल बनाएगा इसे हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन and omega, the angular velocity is rate of change of angular position with respect to time। तो इसके आगे हम लोग ये लिख सकते हैं, डेफिनेशन जो है इसकी वो क्या है? सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा यूनिट जो ओमेगा का है वो है रेडियन पर सेकेंड, एज द ऐसा यूनिट ऑफ द एंगल इज रेडियन। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो लीनियर, जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन में, वो था एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर उसका एनालॉग क्वांटिटी आएगा डी ओमेगा बाई डी टी, जिसे हम कहेंगे, सिंबल देंगे अल्फा, और नेम क्या है इसका? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ नई तीन चीज अभी हमारे सामने आई है, तीन क्वांटिटी आई है, थीटा आया है, ओमेगा आया है, अल्फा आया है। तो अंडरस्टैंड करना है कि ओमेगा एंड अल्फा बोथ आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्चुअली जो स्मॉल डी थीटा होता है ना, स्मॉल चेंज, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसे, और उसका डायरेक्शन भी क्या है? अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज एक्सिस। तो एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the center of the circle and is perpendicular to the plane of the circle and is perpendicular to the plane of the circle। ठीक है ना? जैसे ये पेपर के प्लेन में अगर सर्कल है तो ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो ओमेगा है, अल्फा है, इनके डायरेक्शन क्या होंगे? अलोंग दिस लाइन। अब डायरेक्शन देखिए दो पॉसिबल हैं, आइदर इट इज आउटवर्ड और इट इज इनवर्ड। और इसका जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होता है ओमेगा का, दैट इज फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए यहाँ तक नोट करते हैं, फिर समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ ओमेगा एंड अल्फा। सर लास्ट स्टेटमेंट एक और बार समझा दिएगा। कौन सा बेटा? एक्सिस वाली बात। जी सर। एक्सिस सोचो एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो, चलो अभी तो ये सर्कुलर मोशन है लेकिन आगे रोटेशन पढ़ोगे तो अभी जैसे घर में आपको एक अपना फैन तो दिख ही रहा होगा, सीलिंग फैन। तो सीलिंग फैन जो बीचों बीच एक रॉड है, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना? वो भी एक्सिस ही है। और जितने भी पॉइंट्स हैं स्पैन पर, वो कैसा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर। हाँ, बॉडी का मोशन रोटेशनल है, बट पॉइंट का मोशन कैसा है? सर्कुलर। क्यों? वो किसी एक सर्कल के अलोंग है, और उन सभी सर्कल्स के सेंटर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। दैट लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली अगर हम रोटेशन की बात करें तो वह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट हियर सिंस देयर इज अ सिंगल पार्टिकल व्हिच इज अंडरगोइंग अ सर्कुलर मोशन, तो स्ट्रेट लाइन which is passing through the center of the circle line is perpendicular to the plane of the circle। perpendicular का मतलब समझ लो, जो सर्कल बना है ना, इसके सेंटर पर अपना पेन रख दो, पेन जो वर्टिकल है, यानी एक स्ट्रेट लाइन हो गई जो ओ से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है सर्कल के। क्या ये क्लियर है? जी सर। ओके। तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा, तो सबसे पहले हम चलिए ओमेगा के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वो होगा अलोंग द एक्सिस। नाउ देयर आर टू डायरेक्शन पॉसिबल, वन इज आउटवर्ड, वन इज इनवर्ड। तो कैसे निकालना है एग्जैक्ट डायरेक्शन? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर।
तो यहाँ पे देखो कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे घड़ी चलती है वो तो क्लॉकवाइज हो गया, और उसका उल्टा है तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने ये एरो से दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड को यूज करिए और थंब को, अपनी जो फिंगर्स हैं उन्हें कर्ल करिए in the anti-clockwise sense, तो thumb will give you the direction of the vector omega. तो thumb क्या आ रहा है? Outward. ध्यान से देखो, हमारी तरफ आउटवर्ड्स। outward आएगा, तो लिख दो direction of omega is outward. Direction of omega is outward, है ना? Normal भी कह सकते हो, normal मतलब perpendicular. So it is outward normal along the axis passing through the center of the circle. And if the sense of revolution is clockwise, then it is inward. चलिए दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। फिगर 1 था, अब फिगर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ सर्कल ऑफ मोशन है, बट मोशन कैसा है? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज इनवर्ड, इनवर्ड नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लिया? जी सर, जी सर। ठीक है अंशिका, नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमें पता लग गया। अब बात आती है अल्फा की। एंगुलर एक्सेलरेशन किधर होगा? तो हम कहेंगे कि इफ द ओमेगा इज increasing in magnitude, then the direction of alpha is same as that of omega, है ना? लीनियर वेलोसिटी में भी तो यही था ना, कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग था तो वेलोसिटी इंक्रीज होती थी, वेलोसिटी बढ़ती थी ना, स्ट्रेट लाइन मोशन यू कैन सी एटलीस्ट। एंड अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इन मैग्नीट्यूड, तो हम कहते थे ए का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू इट, और हम मोशन कहते थे कैसा है? रिटार्डेड, यानी उसका क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। इन द सेम वे, if the omega is increasing, then we'll say that the direction of alpha is same as that of omega. जैसे फैन का रेगुलेटर, अब जब नंबर 1 नंबर 2 पे स्पीड करते हैं तो एक्चुअली आप क्या करते हैं? यू आर इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी, एंगल कवर करने का जो रेट है वो आप बढ़ा रहे हैं। व्हेन यू से दैट यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फैन, एक्चुअली यू आर इंक्रीजिंग द एंगुलर स्पीड ऑफ द फैन। तो जब एंगुलर स्पीड बढ़ रही है उस वक्त उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? वो ओमेगा के डायरेक्शन में है। और अगर आप डिक्रीज करते हैं तो अल्फा क्या है? अपोजिट टू ओमेगा। अब सवाल ये है कि ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वो तो क्लियर है, अभी भी सीखा है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इज आउटवर्ड, एंड इफ इट इज क्लॉकवाइज इट इज इनवर्ड। तो अब हम बहुत इजीली बता सकते हैं, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब सेंस ऑफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंड इट इज इंक्रीजिंग, then alpha is also outward normal, यानी डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ओमेगा। तो चलिए इसे नोट करते हैं, हेडिंग डालते हैं, डायरेक्शन ऑफ अल्फा। डायरेक्शन ऑफ अल्फा, तो लिखिएगा इफ ओमेगा इज आउटवर्ड नॉर्मल and increasing in magnitude, increasing in magnitude, then direction of alpha is same as that of omega, that is also outward normal। ठीक है जी?
तो यहाँ में समझ में आया कि ओमेगा अगर आउटवर्ड नॉर्मल है और इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, then alpha should also be in the direction of omega, that is it is also outward normal. सर अल्फा क्या है ये समझा देंगे अच्छे से एक बार, मतलब अल्फा क्या है? देखो पहले हम ये सोचें, क्या हमें ए मालूम है? एसिलेशन जो होता है, जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, ए, व्हाट इज ए, व्हाट इज द रोल ऑफ ए, या पहले व्हाट इज द नेम ऑफ ए, नाम क्या है उसका ए का? इट इज द लीनियर एसिलेशन। जो 9th से पढ़ते आ रहे हो, स्मॉल ए, जो v इक्वल टू u प्लस लीनियर, ए, सीधी सीधी क्या एक्सेलरेशन है? हाँ, जो ए है वो था लीनियर एसिलेशन, और उसका रोल क्या था? लीनियर वेलोसिटी को चेंज करना। यानी अगर ए है तभी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर ए नहीं है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट means neither its direction is changing nor its magnitude is changing. So in the absence of small a, as velocity is constant, in the same way in the absence of alpha, omega is a constant. यानी अल्फा का रोल क्या है? To change the angle of velocity. Whenever alpha is there, alpha is present, the omega, the angle of velocity will change. And if alpha is absent, then omega is a constant quantity, is uniform. यानी ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो अल्फा का नाम क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रोल क्या है? टू चेंज द ओमेगा। इफ अल्फा इज देयर देन ओमेगा विल चेंज। इन द एब्सेंस ऑफ अल्फा, ओमेगा इज अ कांस्टेंट। अभी समझ में आया व्हाट इज अल्फा? जी सर। गुड। तो चलिए, अब डायरेक्शन को लेकर भी हमें एकदम क्लैरिटी है कि भाई ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इट इज आउटवर्ड नॉर्मल, इफ इट इज क्लॉकवाइज देन इनवर्ड नॉर्मल। एंड नाउ वी आल्सो नो द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। इफ ओमेगा इज एंटी क्लॉकवाइज देन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज आउटवर्ड। अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, आइदर ओमेगा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और मे बी इट्स कांस्टेंट। तीन चीजें कह सकते हैं। तो अगर ये इंक्रीज करती है तो हम कहेंगे अल्फा भी आउटवर्ड नॉर्मल है, क्योंकि ओमेगा बढ़ रहा है विद टाइम। और अगर ये डिक्रीज करता है तो हम कहेंगे रिटार्डेशन हो रहा है, तो अल्फा वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ओमेगा, ओमेगा के अपोजिट। ओमेगा अगर आउटवर्ड नॉर्मल है तो अल्फा शुड बी इनवर्ड नॉर्मल होना। तो इसे एक्सिस क्या लॉन्ग है ना, और एक्सिस क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आइदर इट इज आउटवर्ड नॉर्मल और इनवर्ड नॉर्मल, राइट? तो अभी क्या है कि ओमेगा आउटवर्ड नॉर्मल है और डिक्रीज कर रहा है, मतलब अल्फा अपोजिट होगा, वो रिटार्ड कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। And if omega is a constant, then we'll say कि alpha is 0. तो चलिए, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा की बात भी हो गई, ठीक है, ओमेगा की बात भी हो गई। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यानी काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं फॉर अ कांस्टेंट अल्फा, है ना, व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट। तो चलिए देखें काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर कांस्टेंट अल्फा। तो जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, यानी नॉर्मल काइनेमेटिक्स में जो हम लोग नॉर्मल मींस ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन द सेम वे हमें कुछ एनालॉग इक्वेशंस मिलेंगी फॉर द सर्कुलर मोशन, और वो क्या होंगी? चलिए उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से चलेंगे कि d ओमेगा बाय dt इज अल्फा, है ना। तो d ओमेगा क्या है? वो अल्फा इंटू dt है। अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स को, तो जब टाइम 0 था तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल, जिसे मैं ओमेगा नॉट कह देता हूँ, और t टाइम के बाद फाइनल ओमेगा है, जिसे मैं ओमेगा कह देता हूँ। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और यहाँ क्या आएगा? अल्फा इंटू टी। तो दिस गिव्स अस आवर फर्स्ट इक्वेशन, इट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है
जैसा कि ट्रांसलेशन में हमें मिला था, इज सेम एज या सिमिलर कह सकते हैं, एटलीस्ट नॉट सेम, सिमिलर टू v इक्वल टू u प्लस at। तो ओमेगा का मतलब यहाँ क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड टाइम क्या है, टाइम टेकन या टाइम बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल ऑब्जर्वेशन। तो चलिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे कि हमें ट्रांसलेशन मोशन में मिला था v इक्वल टू यू प्लस at। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। और सेकंड इक्वेशन के लिए अब हम चलेंगे। जैसे स्टार्ट यहां से करेंगे कि ओमेगा जो है वो क्या है, वो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी है। पर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं। तो अगर डी टी को उधर ले जाएं तो हमें मिलेगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी इंटू टाइम। अब अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड्स फ्रॉम 0 टू टी, तो ये क्या होगा, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, और यहां आएगा इंटीग्रेट करके ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और इस थीटा फाइनल माइनस थीटा आई को हम फिर थीटा भी लिख सकते हैं, वहां थीटा का मतलब होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सिमिलर टू जो हमने वहां देखा था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो वहां क्वांटिटी s थी, उसकी सिमिलर क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, थीटा। s क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट थीटा का क्या है, रेडियन। ओमेगा नॉट फिर से वही इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम इज अगेन the time duration between the initial and the final observation. So this is our second equation of motion. चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड की तरफ। एक सेकंड ये कर रहा हूँ। हाँ, नोट कर लीजिए। हो गया सर, कंटिन्यू करिए, थैंक यू। चलिए, तो अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि हमारा जो अल्फा था, ठीक है, वो क्या था, वो था डी ओमेगा बाय डी टी। अगर हम डी थीटा से ऊपर और डी थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्वांटिटी है डी थीटा बाय डी टी, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा। सो दिस बिकम्स ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं ना। एक सेकंड वापस बताइएगा क्या किया। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि पहले हम लीनियर मोशन में क्या करते हैं, जैसे ए डीवी बाई डी टी होता है ना, हाँ सर। सॉरी, और यहाँ पे हम डीएस और डीएस से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं,
तो ds by dt क्वांटिटी क्या होती है? ये वेलोसिटी होती है. ds by dt मतलब ds इज डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज टाइम. तो दिस इज वेलोसिटी. तो हम इसे लिख पाते हैं v dv by ds. इन द सेम वे यहां हमने d थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया और d थीटा बाय dt को हमने ओमेगा लिख दिया और बाकी जो ये क्वांटिटी है d ओमेगा d थीटा इसको भी हमने लिख दिया. तो अल्फा बिकम्स ओमेगा d थीटा. बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर मोशन में ये होता है v dvs by v dv by ds. ठीक है सर, लिख लिया. तो याद रखिएगा कि जितने भी इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं इसमें अल्फा क्या है? कांस्टेंट. फॉर द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वी आर ड्राइविंग दीस इक्वेशंस. ओके. तो अब इसको हम जी देखो. सर. हाँ, अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना? अल्फा इंटू डी थीटा ऐसा लिख सकते हैं. ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो थीटा इनिशियल मान लीजिए 0 है, ये थीटा है और ये ओमेगा नॉट है और ये ओमेगा है. तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बाय 2. तो लिमिट्स पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा थीटा. तो दिस बिकम्स and finally we have omega naught square plus 2 alpha theta. So this is our third equation of motion. बिल्कुल वैसे ही जैसे v square equal to u square plus 2as हमें मिला था वैसे ही सर्कुलर मोशन में मिलेगा omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. डेरिवेशन एक बार वापस समझा दीजिएगा सर जी. देखो ये तो क्लियर हो ही गया कि अल्फा को मैं ओमेगा डी थीटा बाय डी लिख सकता हूँ. यहाँ तक तो कोई हाँ, दिक्कत नहीं. वो समझ आएगा. जी सर. अब ओमेगा डी ओमेगा एक तरफ अल्फा डी थीटा एक तरफ, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ समझ आ गया जी. है ना? अब लिमिट्स रख दो. जब एंगल 0 से थीटा तक रोटेट होगा तो ये एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट से ओमेगा चेंज हो जाएगी. यानी जब ये 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर क्या थी? ओमेगा नॉट. और जब ये थीटा है तो ये क्या है? ओमेगा. लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स ध्यान से. जब थीटा 0 था एंगल तो करस्पॉन्डिंग स्पीड क्या थी? ओमेगा नॉट. और जब ये थीटा हो गया, थीटा से रोटेट हो गया तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है? एंगुलर ओमेगा. तो इनिशियल से फाइनल हो गई है ओमेगा और एंगल भी इनिशियल से फाइनल मतलब 0 से थीटा हो गया है. तो ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर बाय 2 आएगा ना. जी सर. तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 की लोअर लिमिट होगी ओमेगा नॉट, अपर होगी ओमेगा. पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. बाकी आप चाहें तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. पहले इंटीग्रेट करें ओमेगा स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स रखें ओमेगा नॉट से ओमेगा और राइट हैंड साइड में भी अल्फा थीटा रख दें और थीटा की भी लिमिट्स क्या है? 0 टू थीटा. तो जब लिमिट पुट करेंगे तो फाइनली यही आएगा जो यानी अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और यहाँ भी अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे. फाइनली विल गेट दिस रिजल्ट. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. जी सर, नोट भी कर लिया मैंने कर लिया. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अंशिका क्लियर है यहाँ तक? यस सर. तो देखते हैं. चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने यहां से पढ़ लिया. देखो सर्कुलर मोशन में इस रेफरेंस लाइन की हमने बात की, हमने एंगुलर पोजीशन की बात की, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन हमें एंगुलर वेलोसिटी देगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमें एंगुलर एक्सेलरेशन देगा अल्फा. ऐसा यूनिट जो एंगुलर पोजीशन का था वो रेडियन था और ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा हमारा रेडियन पर सेकंड है और अल्फा का यूनिट हो गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ओमेगा अल्फा और डी थीटा ये तीनों एक्सियल वेक्टर्स हैं और एक्सियल वेक्टर्स का मतलब हमें समझ में आ गया है अलोंग द एक्सिस और एक्सिस का मतलब भी समझ में आ गया है अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल. अब डायरेक्शन दो पॉसिबल थे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड.
तो ये चलिए, ये हमने ओमेगा का डायरेक्शन सबसे पहले निकाला कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, अलोंग द एक्सिस तो होगा ही, वो होगा आउटवर्ड नॉर्मल। और अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो होगा इनवर्ड नॉर्मल। फिर हमने अल्फा के डायरेक्शन की बात की, ठीक है ना। अल्फा को समझा एक्चुअली, ये अल्फा है क्या, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रोल इसका क्या है, टू चेंज ओमेगा। तो अगर ओमेगा आउटवर्ड है और इंक्रीज करता है तो अल्फा भी आउटवर्ड ही होगा, यानी अल्फा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, राइट। और अगर ओमेगा आउटवर्ड है बट डिक्रीज कर रहा है इन मैग्नीट्यूड तो अल्फा क्या होगा, इसके अपोजिट, है ना। तो जब भी अपोजिट होगा तो हम कहेंगे रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन के केस में ये जो इक्वेशन मोशन में ड्राइव की है, यहाँ पर अल्फा के आगे माइनस साइन आ जाएगा, वो भी हम अभी लिख लेते हैं। चलिए, तो अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस का डेरिवेशन था फॉर अ कांस्टेंट अल्फा, ये इंपॉर्टेंट है, यानी अल्फा कांस्टेंट है, ये भूलना नहीं है। कांस्टेंट अल्फा के लिए हम ये इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा बाय डेफिनेशन अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, है ना। तो फिर हमने ओमेगा अलग और dt को अलग किया, लिमिट्स रखी, प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट किया, 0 टू t ओमेगा नॉट टू ओमेगा। हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मिली ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, जो बिल्कुल एनालॉग है, सिमिलर है टू द इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, जो हमने नॉर्मल काइनेमेटिक्स में सीखा। अब ओमेगा जो है उसको d थीटा बाय dt लिखा जा सकता है। फिर थीटा को एक तरफ, टाइम को एक तरफ, यानी वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं इसे। ओमेगा और t दोनों वेरिएबल्स हैं, उन्हें सेपरेट किया हमने, वेरिएबल सेपरेबल, एंड देन वी हैव इंटीग्रेट बोथ साइड्स ऑन द विद द प्रॉपर लिमिट्स। तो टाइम अगर 0 से t गया है तो 0 के करस्पॉन्डिंग थीटा इनिशियल है और t के करस्पॉन्डिंग थीटा फाइनल। तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल हमें मिला ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, और थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल को हमने कह दिया थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन सिमिलर था जो हमने लीनियर काइनेमेटिक्स में सीखा था, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है फॉर द कांस्टेंट अल्फा। थर्ड के लिए हमने अल्फा को ओमेगा और थीटा में एक्सप्रेस किया, यानी अल्फा हो गया ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां ए होता है वी डीवी बाय डी एस। फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल किया, ओमेगा को अलग थीटा को अलग, प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट किया। थीटा की लिमिट्स क्या थी, 0 टू थीटा, और ओमेगा की क्या थी, ओमेगा नॉट से ओमेगा। इंटीग्रेट करने के बाद विद इन द प्रॉपर लिमिट्स वी गॉट द थर्ड इक्वेशन which is omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आ गई है, और एक पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि if angular retardation is taking place, या for angular retardation equation becomes पहली इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। तो ये तीनों इक्वेशंस होंगी अगर रिटार्डेशन है, यानी अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट है या ओमेगा डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। तो यहाँ कुछ सवाल आएंगे रेडियन यूनिट। सर पहली स्टेटमेंट क्या लिखी है ब्लू में? कहाँ है बेटा? स्टेटमेंट या इफ हटा दो, फॉर एंगुलर रिटार्डेशन इक्वेशन बिकम्स रिटार्डेशन, है ना। इक्वेशन बिकम्स ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। बाकी तो आपको क्लियर ही है, देख पा रहे हैं। सर थर्ड इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नल स्क्वायर लिखा है ना? ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी।
लिख लिया सर मैंने। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि लीनियर काइनेमेटिक्स में थे, है ना। बस यू को रिप्लेस किया यहाँ पे ओमेगा नॉट ने, वी को किया है ओमेगा ने, ई को किया है अल्फा ने, और एस को किया है थीटा ने। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे तो कर पाओगे? जी सर। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ किसको यूनिट किसको किसको क्या क्या के ऊपर लिखवा दिया? मैं लिखवा देता हूँ। जी, चलो ऐसा ऐसा कर देते हैं। अच्छे से याद हो जाएगा ना, ओके बिल्कुल, दिमाग में जैसे यहाँ डाइवर्ट करना। बिल्कुल सही है। तो यहाँ लीनियर मोशन है और यहाँ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी है, जैसे पहली क्वांटिटी यहाँ पे है एस, तो यहाँ एनालॉग क्वांटिटी क्या है? थीटा। यूनिट में यहाँ बगल में लिख देता हूँ मीटर, और इसका क्या है? रेडियन। सेकेंड क्वांटिटी यहाँ पे है वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है? ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड, है ना। थर्ड क्वांटिटी यहाँ पर है ए, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और यहाँ है अल्फा, इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो टाइम ही है। और चलिए अगर u की बात करनी है, चलो u है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल, यूनिट वही मीटर पर सेकंड में होगा, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट कह देंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, इनिशियल के लिए है, बाकी टाइम तो दोनों तरफ t ही था। तो ये एनालॉग क्वांटिटीज है। तो इसको आप पहले थोड़ा मन में बिठा लीजिए अच्छे से, यूनिट्स को खास तौर से, कि एस वहां मीटर में था तो यहाँ थीटा रेडियन में होगा, एंगल है ना। v अगर मीटर पर सेकंड में था तो यहाँ ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होगा। a अगर वहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर में था तो यहाँ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है। और u और ओमेगा नॉट तो मतलब इनिशियल के लिए मैंने यहाँ जस्ट लिख दिया है, जैसा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, थैंक यू सर। अब समझ गए, याद हो जाएगा। याद हो गया वैसे। जी सर। चलिए तो अब यहाँ बहुत से सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जैसे आपको एक मालूम है कि एक रिवोल्यूशन में कितना पाई होता है, मतलब 2 पाई रेडियन होता है, मालूम है आपको? 360 डिग्री जो है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन आपको मालूम है? यहाँ लिख भी लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो जैसे पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन कितने के बराबर है? 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई तो 22/7 और 3.14 होता है, बताइए आप। तो ये कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए। 180 अपॉन लैम्डा पाई है, 180 अपॉन के पाई पाई है, पाई। जी, तो 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा, और पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे आइदर 22/7 और 3.14, तो यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग रेडियन वैल्यू। तो एक सॉरी इन डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच ऑफ डिग्री। ठीक है सर, कर सकते हैं घंटे। ठीक है ना। अच्छा, एक ओमेगा का और यूनिट होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। तो ये भी सीख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ आरपीएम into radian per second, alternative unit of omega is rpm। फुल फॉर्म क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर एक आरपीएम की बात करें, 1 आरपीएम, तो इट इज 1 रिवोल्यूशन अपॉन 1 मिनट। और एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल? 2 पाई, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन। 2 पाई, जी सर। और एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो ये कितना आ गया?
ये आ गया π/30 रेडियन पर सेकेंड। तो 1 RPM इज इक्वल टू π/30 रेडियन पर सेकेंड। तो इसे भी नोट कर लें, कुछ सवाल मिलेंगे आपको ऐसे जहां आरपीएम में ओमेगा गिवन होगा और आपको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यूनिट्स एकदम कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आइदर सभी एसआई यूनिट में होने चाहिए, सीजीएस में होनी चाहिए, मतलब यूनिट्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपरली। ये ना हो कि एक ओमेगा आरपीएम में दूसरा ओमेगा आपने कुछ रेडियन पर सेकंड में लिख दिया है एंड सो ऑन। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 1 आरपीएम इज π/30 रेडियन पर सेकंड। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन की एग्जांपल कि 10 या 20 आरपीएम चलिए, कितना रेडियन है रेडियन पर सेकंड? तो 20 आरपीएम को आप क्या लिखेंगे? 20 इंटू 1 आरपीएम। और 1 आरपीएम क्या है? π/30 रेडियन पर सेकंड। तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2π/3 रेडियन पर सेकंड। तो ये हम यहां लिख सकते हैं 2π/3। एक सैंपल क्वेश्चन ऐसा नोट कर लें, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। कर लिया सर। सर डन। ओके, एक सैंपल क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट वो 20 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, और अल्फा गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम अगर मैं आपको दे दूं 50 सेकेंड्स और पूछूं हाउ मैनी revolutions are made by the particle, तो एक सर्कल के कितने चक्कर काट लेगा वो, कितने रिवोल्यूशन ले लेगा, ये आपको बताना है। तो इनिशियल स्पीड इज 20 रेडियन पर सेकंड एंड द अल्फा इज 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, टाइम इज 50 seconds, हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक in these 50 seconds? This we have to find. तो चलिए फाइंड करते हैं। जो ओमेगा ओमेगा नॉट एंड अल्फा का जो ऐसा यूनिट्स हैं, क्या क्या है? रेडियस अपॉन रेडियन पर सेकंड है ये, और दूसरा अल्फा का होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे वहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ गया सर। तो आपको बताना है कि कितने रिवोल्यूशन ले लेगा ये 50 सेकंड्स में।
हाँ जी, आंसर आ गया। फिर आप कराइएगा। ओके जी, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब रिवोल्यूशंस की बात हो रही है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी हमें निकालना है थीटा। जब ओमेगा अल्फा टी गिवन होता है, थीटा निकालना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन लगाते हैं? तो आंसर इज सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब ओमेगा नॉट क्या था, 20 टाइम इज 50 प्लस हाफ अल्फा क्या है 10 एंड टाइम इज 50 अगेन, तो 50 इंटू 50, तो ये हो गया 5। तो 20 इंटू 50 इज 1000 एंड दिस इज 555 यानी 125 और इधर 100, तो ये 12,500 है और ये 1000 है, यानी 13,500 हो गया। तो दिस मच रेडियन। अब एक रेवोल्यूशन में कितना होता है भाई, 2 पाई एंगल होता है ना, तो थीटा को हम 2 जी पाई एन सर। लिख सकते हैं। 2 पाई एन लिख सकते हैं इफ एन आर द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, क्योंकि वन रेवोल्यूशन में एंगल होता है 2 पाई, 2 में होगा 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई, तो एन रेवोल्यूशन में कितना होगा 2 पाई एन। तो इफ n is the number of revolution then theta is equal to 2 pi n। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे अब हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, है ना। अब पाई की वैल्यू चाहे 3.14 लिख लो, तो सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है देखो 2149.68। तो इतने रिवोल्यूशंस आ गए, यानी इंटीग्रल तो इतने कंप्लीट रिवोल्यूशंस हैं और ये फ्रैक्शन 0.68। तो रफली हम कह सकते हैं 21550, है ना, 2150 revolutions will be made by the particle in 50 seconds। देखिएगा कैसे समझ में आ रहा है। टू 2147.72। कितना 2149, 2147। अब 47 कह रहे हैं। जी। चलिए मे भी हो सकता वो है, पाई मैंने फ्रैक्शन में लिया था। 3.14 ले लो या 22/7 मैंने लिया मैं होगा। मैंने 22/7 लिया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जी। अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, है ना। जैसे मैंने पाई को 3.14 लिया तो अप्रोक्सीमेटली आ गया, बाकी 22/7 लेंगे तो मे बी थोड़ा आएगा चेंज, थोड़ा का फुल्का डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि अगर थीटा आप निकाल लेते हैं तो रिवोल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो यहां से आप एन निकाल पाएंगे और ये बात हमें अच्छे से समझ में आ ही रही होगी।
ओके जी सर। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए अभी हमने वैसे सर, वैसे मैंने कैलकुलेशन, मैंने वो एक मिस्टेक की थी, आंसर 2149 ही आ रहा। 4 नहीं आ रहा है। जी। चलिए ठीक है तो 214, हाँ वही बहुत ही क्लोज आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है अगर हम 22/7 यूज करेंगे, है ना। चलिए वो तो कैलकुलेशन की बात है। तो यहां तक करने के बाद आपको ये मिल गया कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन द बॉडी इज गोइंग टू मेक। तो 2149 अगर इसे एग्जैक्ट मान लें तो 2149.68 भी बोल सकते हैं, यानी लास्ट वाला रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं है बट वो 0.68 है ना, ऑफ द टोटल, यानी 68% कंप्लीट हो चुका है परसेंट। 2149 तो कंप्लीट है ही, और जो लास्ट वाला रिवोल्यूशन है वो भी 68% कंप्लीट है, ये आप कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। जी सर। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है मान लो, तो भाई सर्कमफ्रेंस है 2πr एंड द पार्टिकल्स लीनियर स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकंड, यानी कुछ लीनियर स्पीड भी तो होगी ना, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ऑन दैट सर्कल तो मीटर पर सेकंड में। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं, द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड द एंगुलर स्पीड। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, जो किसमें होगी, मीटर पर सेकंड में, एंड एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड जो ओमेगा है, जो होगी रेडियन पर सेकंड में। तो इन दोनों में हमें निकालना है रिलेशन। तो चलिए कंसिडर करते हैं एक सर्कल, और सर्कल में समझते हैं कि अगर P1 से P2 तक फाइनली पार्टिकल आया है और ये एंगल है थीटा, एंगल है थीटा, तो ये यूनिफॉर्म ओमेगा के लिए है ना, ओमेगा इज यूनिफॉर्म, इन दैट केस वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा। तो अगर ये आर्क की लेंथ अगर मान लो डेल्टा एल है और ये रेडियस है आर, तो हम जानते हैं ना ये एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, यानी एंगल हो जाएगा, बल्कि डेल्टा थीटा ही कह सकते हैं इसे, डेल्टा एल अपॉन आर, where delta is the arc length। देखिएगा क्लियर है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क अगर डेल्टा एल लेंथ है, यानी डेल्टा टी टाइम में अगर पार्टिकल P1 से P2 तक पहुंच जाता है और आर्क लेंथ कवर कर लेता है डेल्टा एल और एंगल कवर कर लेता है डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा कैन रिटन एज डेल्टा एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है भाई। जी सर। अब जो आर्क है उसे हम आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, और दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें डेल्टा टी से टाइम्स, और लिमिट ले लें, लिमिट मतलब डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, बहुत कम टाइम की बात है, तो यहाँ भी हम ले लें लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो। तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं ना, डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो होता है तो ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है, तो ये बन जाएगा डी एल बाई डी टी, और ये हो जाएगा आर डी थीटा बाय डी टी। तो डी एल बाई डी टी को हम बोल देंगे वी, और डी थीटा बाई डी टी को बोल देंगे ओमेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा, द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा फॉर द कांस्टेंट ओमेगा। वैसे तो इंस्टेंटेनियस के लिए भी ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख लीजिए। क्या कैलकुलेशन जो किया वो समझा दिएगा। ओके। भाई डेल्टा एल को, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, डेल्टा एल को आर डेल्टा थीटा लिख सकते हैं ना, जी सर। और दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं, हाँ सर। और डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा एल मीटर में डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो ये क्या हो गया, ये डी एल बाई डी टी हो गया ना, या वी हो गया हाँ सर, समझ गया। है ना, और ये ओमेगा हो गया, है ना, तो ये समझ आ रहा होगा।
तो v जो है, अच्छा v का यूनिट यानी इन एसआई सिस्टम v का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड में, ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड में, और रेडियस का यूनिट है मीटर में, है ना, ये ध्यान रखना है। तीनों का एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए चलना है। यानी v होगा मीटर पर सेकंड में, ओमेगा होगा रेडियन पर सेकंड में, और r होगा मीटर में। ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि जो स्पीड चेंज होती है, यहाँ पे ना दो एसलेशंस होते हैं सर्कुलर पाथ में, लीनियर के दो कंपोनेंट होते हैं एसलेशन के, वन इज टेंजेंशियल, अदर वन इज रेडियल और सेंट्रीपिटल कहते हैं। तो जो टेंजेंशियल एसलेशन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड को चेंज करता है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करता है टेंजेंशियल एसलेशन। तो अब हम आगे रिलेशन लिखने वाले हैं, द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एसलेशन एंड एंगुलर एसलेशन। इसलिए नोट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, relation between tangential acceleration, जिसको हम AT बोलते हैं, and angular acceleration, जिसे हम अल्फा बोलते हैं। AT का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हुआ और अल्फा का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, है ना, ये हम जानते हैं। तो चलिए, द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो v r ओमेगा ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे अगर हम डिफरेंशिएट कर दें रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt बन जाता है at और ये होता है अल्फा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो at को हम लिख भी लेते हैं, है क्या, at इज dv बाई dt वेयर v इज स्पीड, ठीक है ना, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं यहाँ पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कहें या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहें, ये होता है at का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ at is tangential to the circle, tangential to the circle, and magnitude is equal to rate of change of speed या linear speed, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लें। डायरेक्शन जो होता है एटी का वो तो सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग ही होता है, और जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड के बराबर होता है। यस सर। क्लियर है? जी सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, चार्ट की फॉर्म में देखें तो सर्कुलर मोशन एक तो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट, लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट, angular velocity is constant, angular velocity is constant, ठीक है। यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या बोला मैंने, कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट रहते हैं, जबकि लीनियर स्पीड मैंने बोला, लीनियर वेलोसिटी नहीं बोला, क्योंकि वहां डायरेक्शन चेंज होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नोट करिएगा, लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, whereas in non-uniform circular motion linear speed is also variable. Linear speed is variable. Angular velocity is variable. Angular velocity is variable. तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। सर्कुलर मोशन अभी दो प्रकार के हैं जिसे हम पढ़ने वाले हैं, आइदर इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब यह है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है और एंगुलर वेलोसिटी भी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड वेरिएबल होगी, वेरी करेगी विद टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी भी वेरी करेगी विद टाइम। सर मैंने लिख लिया। लिख लिया? जी सर। चलिए, अब एक छोटा सा सवाल हम पूछते हैं कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसका जो स्पीड है वो है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमेशा स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, चाहे वो पोजीशन ए है, चाहे वो पोजीशन बी है, चाहे वो पोजीशन सी है, इट इज ऑलवेज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है? इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या बोलेंगे? इट्स linear velocity is constant और वेरिएबल। क्या बोलोगे भाई? मैग्नीट्यूड हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ जी अदनान, क्या बोलेंगे? चलिए यहाँ, हाँ बोलो। तो इसे हम चलिए बोलेंगे वेरिएबल। रीजन, इसका डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट टू द सर्कल। जैसे ए पर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो इधर है, टेंजेंट टू द सर्कल, और यहाँ बी के अलोंग है इधर टेंजेंट टू द सर्कल, सी पर अलग है। तो वेलोसिटी एट ए इज डिफरेंट वेलोसिटी एट बी सिंस डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज वेरिएबल as its direction is changing at every point, ठीक है। and direction is given by tangent to the circle, ये नोट कर लेना। direction of linear velocity is along tangent to the circle, ठीक है जी। तो जिधर ये जा रहा है सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, वो देखते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट का एरो होना चाहिए जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है,
that will give us the direction of the velocity. तो सवाल ये आता है कि भाई मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है but the direction is changing, so velocity is changing. तो लीनियर एक्सेलरेशन है या नहीं है? If the particle is in a uniform circular motion, तो क्या उसका लीनियर एक्सेलरेशन है या नहीं है सर, बट हर पॉइंट पे अलग रहेगा। राइट, बिल्कुल सही बोलोगे। तो लीनियर एक्सेलरेशन एकदम है, और ये लीनियर एक्सेलरेशन कर क्या रहा है? जैसे हम देख पा रहे हैं कि जस्ट डायरेक्शन इज चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, सो द एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, है ना। तो उसका कोई भी कंपोनेंट टेंजेंट का लॉन्ग नहीं है, टेंजेंट का लॉन्ग होता तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो खैर निकालेंगे, लेकिन उसका जो नाम होगा उसको नाम देंगे रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे इन दिस केस कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या इन दिस केस पार्टिकल इज एक्सपीरियंसिंग linear acceleration as its linear velocity is changing in direction. This acceleration is directed towards the center. सर पहली लाइन में क्या पार्टिकल इज कहाँ पे लिखा है? In this case, particle is experiencing linear acceleration as its linear velocity is changing in direction. Okay, direction, TION. So this acceleration is directed toward the center and is named as centripetal acceleration. Centripetal acceleration. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका सिंबल AC बोल सकते हैं या और रेडियल भी बोल सकते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो v²/r के इक्वल होता है या ω²r के इक्वल होता है, जो हम लोग डेरिवेशन में देख लेंगे। ठीक है, v is the linear speed, r is the radius, omega is the angular speed, r is the radius. So in terms of these quantities, the centripetal acceleration's magnitude is given by v²/r or ω²r. और डायरेक्शन क्या है इसका? Toward the center of the circle. और नाम क्या है? सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है सर। कर लिया? जी सर, मैंने कर लिया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अंशिका कर चुके हो? नोट कर लो। सर कर लिया। ओके जी, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि हम भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, समझ गए हम यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। तो डिफरेंट एक्सेलरेशन जो एक पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है इन अ सर्कुलर मोशन, इसके बारे में एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे माइंड में हमारे फिट हो जाए कि एग्जैक्टली कौन कौन से एक्सेलरेशन एक पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं एक्सीलरेशंस, है ना, experienced by a particle in circular motion.
ठीक है ना, ये ब्रैकेट में ले लो चाहे तो फ्लो चार्ट है, तो यहाँ लिखते हैं भाई, एक तो इसका होता है लीनियर एसिलेशन, लीनियर, जो लीनियर वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो लीनियर एसिलेशन, और एक होता है एंगुलर एसिलेशन, एंगुलर एसिलेशन, एसिलरेशन, जो इसके एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो लीनियर एसिलेशन का जो सिंबल होगा वो स्मॉल ए है, और इसका तो खैर अल्फा है, आप जानते ही। तो लीनियर एसिलेशन के भी दो कंपोनेंट हैं, वन इज एसी और एआर, यानी कि सेंट्रीपिटल एसिलेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन, और दूसरा है टेंजेंशियल एसिलेशन, यानी एटी, टेंजेंशियल एसिलरेशन। तो इनके सबके रूल्स बहुत अच्छे से देख लेते हैं। जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन है, इट चेंजेस द डायरेक्शन, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज लाता है बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, velocity, and its magnitude is given by the formula v square upon r और omega square r। और जो at है वो लीनियर वेलोसिटी में चेंज लाता है बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम लिखेंगे टेंजेंशियल एसिलेशन या at changes the velocity या linear velocity by changing its magnitude, by changing its magnitude, ठीक है ना। तो अच्छे से याद करना है कि AC जो है वो लीनियर वेलोसिटी को चेंज करता है बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और AT जो होता है टेंजेंशियल एसिलेशन, वो लीनियर वेलोसिटी को चेंज करता है बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। Whereas what alpha does, alpha changes the angular velocity, alpha changes the angular velocity, ठीक है जी, यानी ये तो d ओमेगा बाय dt है। AT के लिए फॉर्मूला लिख लें, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका वो dv बाय dt है, वेयर v स्पीड, बस याद रखिएगा, यानी इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेयर v इज स्पीड। डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, अलोंग द टेंजेंट AT का, और AC का डायरेक्शन होता है टुवर्ड द सेंटर या रेडियल है, और जो अल्फा का डायरेक्शन है वो हमेशा एक्सिस का अलोंग है, इसलिए एक्सियल वेक्टर बोलते हैं इसे, है ना। तो ये चीजें अच्छे से नोट करना है, माइंड में एकदम से फिट कर लेना है कि डिफरेंट एसिलेशन दैट आर पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इन अ सर्कुलर मोशन आर लीनियर एंड एंगुलर। तो लीनियर के दो कंपोनेंट, वन इज सेंट्रीपिटल, अदर वन इज टेंजेंशियल, और एंगुलर एसिलेशन तो है ही अल्फा। तो दोनों का, इनका लीनियर का रोल समझना है। AC changes the velocity by changing its direction and AT changes the velocity by changing its magnitude। तो एक यूजफुल सा एक फॉर्म डायग्राम है लीनियर के लिए। जैसे पार्टिकल अगर यहाँ है मान लो, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है, तो AC is toward the center and AT is along the tangent। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है, that gives you the net linear acceleration। So net linear acceleration is AC square plus AT square under root। तो AC और AT को हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं नेट लीनियर एक्सेलरेशन के, along the tangent and along the center, along the radius। तो इसे भी आप नोट कर लें। नीचे वाले को और बार समझा देगा, सबसे एंड में जो बताया। जैसे जो डायग्राम है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है टुवर्ड द सेंटर, दोनों का यूनिट याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि आई एम सेइंग लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लीनियर एक्सेलरेशन का रोल क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी को चेंज करना।
तो उसके दो कंपोनेंट हैं, वन इज AC, अदर वन इज AT। AC जो कंपोनेंट है वो टुवर्ड द सेंटर है, जिसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और इसका काम है वेलोसिटी को चेंज करना बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यानी AC कभी भी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, ये केवल डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ऑफ अ वेलोसिटी। एंड व्हाट AT इज डूइंग? AT is changing the velocity by changing its magnitude. AT कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और जो नेट लीनियर एक्सेलरेशन है वो तो भाई जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका वेक्टर सम ही होगा ना, तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर अंडर, सिंस बोथ आर इन एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो दोनों वेक्टर राइट एंगल पर हैं, तो रिजल्टेंट तो फिर यही आएगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट। क्या ये क्लियर है? जी सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। और ये अच्छे से बनाने के बाद, समझने के बाद, अल्फा तो आप जानते ही हैं, चेंज इज द ओमेगा, तो डी ओमेगा बाई dt, और ये एक्सियल वेक्टर है, इसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है। फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, तो सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसे आप अच्छे से पहले नोट कर लें। सर मैंने कर लिया। ओके, अंशिका आपने कर लिया बेटा? यस सर, हो गया। चलिए, तो अब एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल moves in a circle of radius 20 centimeter. Its linear speed is given by v is equal to 2t, है ना, टाइम का फंक्शन है ये, t is the time, where t is in seconds. t सेकंड में है, and v in मीटर पर सेकंड, and v in मीटर पर सेकंड. Find the radial and tangential acceleration. Find the radial and tangential acceleration at t is equal to 3 सेकंड. तो चलिए एक तो ये निकालना है, टेंजेंशियल, रेडियल एंड नेट, एक पार्ट और निकाल देंगे, एंड नेट लीनियर एक्सेलरेशन, ऑल्सो नेट लीनियर एक्सेलरेशन. चलिए तो सोचते हैं क्या करना चाहिए इसमें.
वो कैसे करना है भाई? तो यहाँ पे देखिएगा, जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला तो होता है v स्क्वायर बाय आर, और v गिवन है 2 × t। तो टाइम अगर 3 सेकेंड है तो 2 × 3 दैट इज इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो रेडियल एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना है? आर गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर लिख लो अलग से, 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20/100 है, दैट इज 1/5 मीटर है। तो 1/5 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इट इज 36/1/5 यानी 36 × 5। तो 36 × 5 जो है जैसे कि 180। सर 20/100 क्यों किया है? हाँ जी बेटा, 20/100 क्यों किया है? 20 सेंटीमीटर था ना, मीटर में अच्छा चेंज अच्छा करना अच्छा, पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ए आर आपका 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ लो इस बात को। ए आर होता है v स्क्वायर अपन आर, फॉर्मूला। इसे ए आर कह दो या ए सी कह दो, एक ही बात है। और फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपन आर। और v क्या होगा एट t इक्वल टू 3? तो ये होगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो v अगर 6 आ गया और r 20 सेंटीमीटर है, तो उसे मीटर में चेंज करना ही पड़ेगा। 20 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आएगा ये 1/5 मीटर। तो जब v है r है तो फॉर्मूला यूज करिए v स्क्वायर अपन आर, और आपको मिलेगा 180 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? अब जो 80 होता है वो dv/dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और v तो गिवन है, क्या गिवन है? 2t। तो d/dt, 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? केवल 2, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 80। और जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो ए आर का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो यहाँ लिख देंगे 180 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, है ना? सॉल्व कर लेंगे, आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही आएगा। इसे अच्छे से नोट करें। फिर 2 कैसे आया था? dv/dt बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। v 2t है ना, तो 2t इसको डिफरेंशिएट कर दो। ये देखो v 2t गिवन है ना क्वेश्चन में, ये v 2t है, यानी विद टाइम स्पीड इज चेंजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो होता है वो हमें 80 का मैग्नीट्यूड देता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देता है। तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2।
तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर कौन सा चाहिए बेटा? नेट ए का हाँ 180 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 32400 है और ये 4 है। तो 180 के बाद पास ही आ रहा है, कुछ ज्यादा वो नहीं आ रहा। 180.011 टाइप का आ रहा है। 20 कुछ आ रहा है ना, ठीक है सही है। हाँ जी अप्रोक्सीमेटली सर। उतने हैं। ठीक है ना? जी सर। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया। आ गया सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे जाएंगे। तो काइनेमेटिक्स के सवाल आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं वहां से आप कर सकते हैं, है ना? कर पाएंगे, लेट्स होप। चाहे तो आप एस सी वर्मा फॉलो करें, चाहे आप जो भी एस एल अरोड़ा या प्रदीप या एनसीईआरटी जो भी आपके पास